2023 एक रिपोर्ट आता है जिसमें एक वर्कर की डेथ हो जाती है और 2 क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। फिर उसी साल एक और रिपोर्ट आती है, 3 माओइस्ट किल हो जाते हैं बीजापुर में। फिर उसी साल एक और रिपोर्ट आती है जिसमें 33 माओइस्ट सरेंडर कर जाते हैं सुकमा में। फिर अगले साल एक रिपोर्ट आती है जिसमें ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के बेटे को लिखकर स्कैम में पकड़ा। फिर अभी की जो सबसे लेटेस्ट जो छत्तीसगढ़ की खबर थी उसमें ये बताया गया है कि विष्णुदेव साय जी ने शपथ लिया है। मतलब कि 2025 में जब से उन्होंने शपथ लिया है उसके बाद से हमें एक भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता है एज अ डेवलपमेंट। मतलब किसी भी न्यूज़पेपर में आपको छत्तीसगढ़ का जिक्र 2025 के बाद मिलेगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इतना कोयला भरा हुआ है कि सरकार ने वहां पर भिलाई स्टील प्लांट बना दिया। आखिर क्यों यहाँ छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा मिनरल रिसोर्स होने के बावजूद भी पुअरिटी एंड इलिटरेसी हमें इतना ज़्यादा देखने को मिलता है? तो चलिए फ्रेंड्स इस बात को जानते हैं। मैं हूं राहुल, चलिए समझते हैं द ग्राउंड रियलिटी ऑफ छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ सबसे पहले मध्य प्रदेश का एक भाग हुआ करता था। उस समय इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश कहलाता था, बट कल्चरल डिफरेंसेस और लिंग्विस्टिक डिसमैचेस के कारण छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। अब ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जिस कारण से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो अदर चीज़ें आप जो डेवलप्ड स्टेट्स में देखते हैं, जैसे मुंबई हो गया, आपका कोलकाता हो गया, जैसे और बड़े बड़े स्टेट्स हो गए, उन सब में जो आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। बट यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका तो क्या ही कहना। मतलब नेचुरल ब्यूटी के मामले में तो छत्तीसगढ़ को कोई भी मात नहीं दे सकता है। बट इन सब के होने के बावजूद भी क्यों हमारा छत्तीसगढ़ इतना ज्यादा पिछड़ा रह गया है, चलिए समझते हैं इस बात को कुछ पॉइंट से। फ्रेंड्स किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो वहाँ की जनता की होती है, और जो छत्तीसगढ़ की जनता है वहाँ पर 80% जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में इंडल्ज है। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन हमारा ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर देखने में आपको जितना सुंदर और प्यारा दिखता है उसमें उतनी ज़्यादा यहाँ पर उनको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है अभी नया नवेला हमारा राज्य बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उतनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आप ऐसे समझिए कि अगर मान लो कोई नया इनोवेशन आया, कोई भी साइंटिफिक रिसर्चेस के बेसिस पर कोई भी सीड्स आए, जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हो गए, तो उन सीड्स को किस तरीके से सोन करना है, कितना उनको पानी चाहिए, उनको बखूबी तरीके से पता नहीं होता। और दूसरी चीज़, जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो नए आपके मशीनरीज आती है, उनके बारे में उन्हें नॉलेज देने वाला भी कोई नहीं है। तो ये फार्मर्स की सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। और दूसरी जो यहाँ की प्रॉब्लम्स की दुविधा है वो है फर्टिलाइजर्स की। अब यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की दुविधा को आप ऐसे समझिए कि आपने देखा होगा, आप अगर सोसाइटी में रहे होंगे तो आपने देखा होगा गांव में क्या होता है ना, कोई लोग ऐसे चबूतरे के पास बैठ जाते हैं और वहां पर फिर क्या बातें करने लगते हैं कि अरे यार तू तेहा अपन खेत में कौन सी दवाई छिटा सा मोबिल डालूं। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, वो पूछता है कि आप अपने खेत में कौन सा दवाई डाल रहे हो, मतलब कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहे हो, वो भी मैं ही डालूंगा। मतलब उस फार्मर को ये भी नहीं पता कि उसके खेत में किस चीज़ की जरूरत है, मतलब उसे नाइट्रोजन की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, उसे ये पता नहीं है। वो बस ये पूछने लग जाता है कि जो कीड़े हैं, कीड़ों को मारने के लिए हमें कौन सा दवाई चाहिए आप बताओ, और आपके हिसाब से हम मार देंगे। मतलब वो अगर एक ब्रांड का मारेगा तो मैं भी उसी ब्रांड का मार दूंगा। मतलब अगर उसके खेत को जरूरत भी नहीं होगी फिर भी वो उसको जला दे, मतलब उसमें डाल देगा फर्टिलाइजर। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। और तीसरी प्रॉब्लम आती है स्टबल बर्निंग की, जो पूरे ऑल ओवर हमारे भारत में देखने को मिलती है। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो धान है, जो गेहूं है, उसकी जब कटाई होती है तो वहां पर ना आपको इतना जो थोड़ा सा जो उसका नीचे का पार्ट रहता है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जड़ से तो उसको उखाड़ते नहीं है, वरना तो इरोजन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जड़ से ना उखाड़ के उसे जो है ऊपर से काट दिया जाता है, यानी हार्वेस्ट कर दिया जाता है। तो जो आधा जो बचता है प्लांट, उस प्लांट को क्या करते हैं फार्मर्स, उसे जला देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके पास सफिशिएंट पैसा भी नहीं होता कि उसे निकाले। लेकिन यहाँ पर हो जाती है एक दुविधा, क्योंकि जो आपका फर्टिलिटी रहेगा, जो आपके सॉइल के जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो उनको फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, अब जब उन्हें आप जला दोगे तो हो गए आपके जो लैंड है उसका पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। और जब उसका पीएच वैल्यू नीचे गिर जाता है तो वो आपके फार्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो फार्म की जो पीएच है वो 5 से लेके 8 तक रहनी चाहिए। और अगर मान लो 8 से ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, जिस कारण से फिर आपका जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे
जो आपका ग्रेन्स होगा वो जो है अच्छे तरीके से नहीं निकल पाएगा, और जो अगर एसिडिटी बढ़ गई तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट था क्या एग्रीकल्चर का। अब समझते हैं सेकंड पॉइंट जो है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जो हमारा छत्तीसगढ़ है यहाँ पर मिनरल तो बहुत ही ज़्यादा है, और बिलासपुर में आपने देखा होगा यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। वहाँ पर जो माइनिंग होती है वो कोल्स की होती है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ द छत्तीसगढ़? तो आप अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो निचला भाग है, जो सुकमा, आपका दंतेवाड़ा, बस्तर का जो रीजन है, वो पूरी तरीके से जो है नक्सलवाद से भरा हुआ होता है, और जो नक्सलिज्म होते हैं उन्हीं को हम माओइस्ट कहते हैं, जैसा मैंने आपको आर्टिकल्स में दिखाए थे। तो होता ये है, यहाँ पर आपको आए दिन देखने को मिलेगा कि ये जो माओइस्ट है उनको पकड़ लिया गया या फिर उनको किल कर दिया गया। तो इन्हीं के कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर नक्सलवादी है तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करेंगे तो उसे बम फोड़कर गिरा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपका अंबिकापुर क्षेत्र हो गया, जो आपका दुर्ग हो गया, जो आपका बिलासपुर हो गया, वहाँ पर आपको थोड़े डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन हम क्या क्या और डेवलपमेंट कर सकते हैं इसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसे हम राम भगवान का ननिहाल कहते हैं। अब ये जो छत्तीसगढ़ है इसकी कैपिटल सिटी है रायपुर। अब कैपिटल सिटी रायपुर के पास में आपको एक जगह मिलेगा चंदखुरी। तो चंदखुरी में ही बेसिकली जो आप उनका ननिहाल था राम भगवान जी का, तो वहाँ पर मैं हाल ही में गया था, तो वहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसे कुछ इस तरीके से बिल्ड करते कि अयोध्या जाने से पहले आपको उनका बचपन का क्षेत्र देखना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे लोग कहाँ आते, चंदखुरी में आते, और चंदखुरी में आने के बाद वो अयोध्या धाम जाते। तब उनका जो है पूरी तरीके से जो उनको चाहिए था, उनको जो मन्नतें पूरी करनी थी वो हो जाती। हम ऐसा अगर बोलते तो क्या होता कि जितनी भी जनता है वो पहले छत्तीसगढ़ आती और छत्तीसगढ़ के बाद अयोध्या जाती। तो ये दिमाग किसी के अंदर नहीं है, और आज भी आप देखेंगे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और जो हमारा खैरागढ़ है, खैरागढ़ का ये जो क्षेत्र है इसे हम संगीत नगरी भी कहते हैं। ये जो है यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक संगीत विश्वविद्यालय, और ये जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा कुछ खास आपको डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ को, जो इसके टूरिज्म को कम कर देता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। फ्रेंड, जो थर्ड थिंग है वो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट, जो है मिनिस्टर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब मिनिस्टर तो वैसे भी ऑब्वियस ही बात है सारे स्टेट्स के बकवास ही हैं, लेकिन जो मिनिस्टर्स है वो छत्तीसगढ़ के कुछ खास ही हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इसमें 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, वो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई। यहाँ पर एक मिनिस्टर है जिसका नाम है कवासी लखमा, और कवासी लखमा जी क्या कहते हैं कि आदमी दारू पीने से नहीं मरता, ज्यादा दारू पीने से मर जाता है। मतलब यहाँ पर खुल्ला जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप दारू पियो, लेकिन कम मात्रा में पियो ताकि आपके शरीर के लिए फायदा करे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए जो इनको पता है कि दारू पीने से कुछ नहीं होता। अब भाई आप जब भी देखेंगे ना तो ये जो है ना हमेशा नशे में ही रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ के मिनिस्टर्स तो इनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं, और लिक्कर को बैन करने के पीछे कोई भी कड़ा नियम नहीं देखा जाता। और जैसा आप जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की आधा से ज़्यादा जनता है वो फार्मर जो सेक्टर्स में है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनके जो डेली बेसिस पर जो वेजेस होते हैं और 200 रुपीज़ होती है अराउंड। लेकिन जो आपका जो नॉर्मल देसी का जो प्राइस होता है, देसी जो आपका लिक्कर होता है उसका जो प्राइस होता है वो 100 रुपये होता है। मतलब आप समझो कोई व्यक्ति 200 रुपये दिन का कमा रहा है अपना मेहनत जी जान पसीना एक करके, और फिर 100 रुपये का वही क्या कर देता है, उस दारू को पी लेता है, और फिर उसका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 100 रुपये। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, और पढ़ा नहीं पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट होगी कैसे। और मैंने पहले ही बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई मिनिस्टर्स की। तो मिनिस्टर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से जो हमारा गुटखा का जो ब्रांडिंग हो रही है उसको कम करें, या फिर जो हमारा लिक्कर्स है उसको किस तरीके से बैन करें। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एजुकेशन सेक्टर। अब ये जो एजुकेशन सेक्टर है ऑब्वियस सी बात है इंडिया में तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, ना कि नॉलेज एंड स्किल्स पर। अब इसके ऊपर तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं आपको नॉलेज एंड स्किल्स बेसिस पर क्या क्या चीज़ें होती है वो बता सकूँ। लेकिन नेवर देन अनलेस हमें ये जानना भी जरूरी है कि क्या
छत्तीसगढ़ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा भी ठीक है। तो मेरा ये मानना है छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट एजुकेशन जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही रद्द हो चुका है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि मान लो आपके टीचर्स आपको ये बोलें कि आप गुटखा मत खाइए, तो आप क्या करोगे, उनकी बात सुन लोगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उनकी बात नहीं सुने। लेकिन अगर वही टीचर खुद गुटखा खाता और अगर आपको बोले कि बेटा गुटखा मत खाना, तो आपके दिमाग में ये क्या चलेगा कि टीचर तो खुद गुटखा खा रहा है और हमें बोल रहा है चोट्टा मत खाओ, तो हम तो खाएंगे ही। मतलब आपके दिमाग में ये इनपुट जाएगा कि मुझे गुटखा खाना ही है। और यही सेम सिचुएशन हो रही है आपके छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम के साथ। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब आपको एडल्ट टीचर देखने को मिलेंगे, आपको ओल्डर टीचर देखने को मिलेंगे, वो सब खुद क्या करते हैं, गुटखा पान मसाला का सेवन करते हैं और आपको क्या बोलेंगे कि आप गुटखा मत खाओ। तो अब ऐसी बात है, अगर आप उस चीज़ को देखोगे यार तो आपके मन में तो ये इनपुट जाएगा ही, और जो इनपुट होता है वो हमेशा आपका आउटपुट कहलाता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम की झोल है। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ जो बोर्ड एग्जाम लिया जाता है 10th एंड 12th का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर 10th एंड 12th बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं, और जो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल टूरिज्म का। अब ये जो नेचुरल टूरिज्म है, आप ये समझिए कि टूरिज्म किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो आपके साउथ के टूरिज्म स्टेट हो गया, जैसे कि आपका ऊटी हो गया, आप नॉर्थ में जाएंगे तो भी आपको टूरिज्म प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ की एक प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर जो नेचुरल सीनरीज है, जैसे आपको अंबिकापुर में मैन पार्ट देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा प्यारा जगह है, लेकिन आज भी भारत में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो उसके बारे में जानते होंगे। और जो हमारा आपका चंदखुरी है, चंदखुरी तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो तो हमारे रीजनल फैक्टर को भी डिपेंड करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका जो नेचुरल ब्यूटी है, इसे भी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को उसके नक्सलिज्म और उसके जो ब्लास्ट होते रहते हैं आए दिन, और जो आपके लिक्कर्स हैं, उन जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ दारू में पकड़ा रहे हैं, दारू उनका बेटा बेच रहा था, फिर वो पकड़ा गए। और तीसरी चीज़ ये, जो हमारी माइनिंग सेक्टर्स है उनके बेसिस पर जाना जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं जाना जाता। और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 2025 के बाद से कोई भी एक भी आपको आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ के बारे में, जो बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ में नहीं है, इसका मतलब ये साफ बात है कि आप अपने स्टेट के लिए कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई निचोड़ है, क्या इसका कोई कंक्लूजन है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या है वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर पर बेस्ड है। मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो होता है एग्रीकल्चरल एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चरल नॉलेज। यानी कि हमें एक ऐसा NGO बनाना चाहिए जो हर गाँव में जाकर सारे जो आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, किस तरीके से किस चीज़ में कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से नए नए मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजीज आ रही है जो यूज़ करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल ड्रोन से फर्टिलाइजर्स को क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है किसी भी फार्म में। तो ये चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ जो है वो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी में बूस्ट हो थ्रू टूरिज्म। तीसरी चीज़ ये है, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है जो पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका है, उसको हमें किसी तरीके से अब ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक तभी हो सकता है जब हमारे एजुकेशन सेक्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के माइंडसेट अच्छा हो, तभी आपको समझ में आएगा कि जो उनके स्टूडेंट्स है वो आगे चलकर अगर वही खुद टीचर्स बन जाए तो उनके मन में कम से कम ये माइंडसेट तो रहे, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसके सामने उसको कैसे किस तरीके से डिसिप्लिन सिखाना है। और चौथी चीज़ जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाए, ना कि ओनली एंड ओनली उनको डिग्री पकड़ा के घुमाते रहे। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास डिग्री है, लेकिन बहुत ही कम नौकरी होने के कारण आपने देखा होगा कि जो हमारे यूथ है वो अभी भी क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और ऐसे ही झोला पकड़ के घूमते रहते हैं गुटखा माखुर खाते हुए। और चौथी पांचवी चीज़ जो ये चीज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। मतलब आप समझो कि एक फार्म में एक आदमी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर भाई हैं 3 और तीनों भाई घुसड़ जाते हैं बैल की तरह और वहीं पर काम करना चालू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बुरी बात होती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरी तरफ से आपको छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रियलिटी। आप आई होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी, और अपने कमेंट में एक अपना क्लू दे देना भाई, अपना आइडियोलॉजी दे देना, क्या मैंने सही बात बोली या फिर मुझे कुछ और चीज़ें भी बतानी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।